तो अब हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो हम सेकंड क्रूसेड के बारे में हमने बात की थी। वहां पे हमारा पिछला लेक्चर एंड हुआ था कि सेकंड क्रूसेड जो थी वो भी फेलियर ही रही थी और ये क्रिश्चियन कुछ नहीं कर पाए थे एज इन सेकंड क्रूसेड। उसके बाद थर्ड क्रूसेड आई। ठीक है। इसके दरमियान में एक इवेंट हुआ है और मतलब फर्स्ट क्रूसेड के बाद ही शुरू हो गया था वो इवेंट। वो मैं सबसे एंड पे बताऊंगा क्योंकि वो क्रूसेड्स के बाद तक चलता रहा। वो जरूरी है, वो अलग टॉपिक है आज का हमारा, इंशाल्लाह वो सबसे एंड पे मैं कवर करता हूँ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। बट फॉर नाउ अभी हम जरा थर्ड क्रूसेड में जरा जंप इन कर लें। मैंने ये बताया था लास्ट टाइम कि यूबिद सल्तनत जो थी ना वो इमर्ज हो गई थी इजिप्ट के अंदर। तो जब वो इमर्ज होगी तो अब जब सलाउद्दीन अय्यूबी बेसिकली इमर्ज हो गया, उन्होंने अपनी फातिमिद के बाद उन्होंने, क्योंकि वो वजीर थे तो उन्होंने उसके बाद अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर ली। सलाउद्दीन अय्यूबी का पूरा नाम सुल्तान अल मलिक अल नासिर सलाउद्दीन यूसुफ था। और वो जो थे उन्होंने अपना बेसिकली अपनी ये डायनेस्टी स्टार्ट की इजिप्ट में। और उन्होंने फिर क्रूसेडर से जंगें लड़ना शुरू की। तो अब एज अ वजीर भी जब थे तो तब भी उनके इजिप्ट पे हमले कर रहे थे लोग। लेकिन मेजरली अब कंपेन्स अब शुरू क्रूसेडर्स। तो थर्ड क्रूसेड जो थी ना वो बेसिकली रिएक्शन था यूरोपियंस का टू सलाहुद्दीन यूबी की वजह। सलाहुद्दीन यूबी की वजह से थर्ड क्रूसेड शुरू हुई क्योंकि उनको रोकने के लिए शुरू हुई। क्योंकि सलाहुद्दीन यूबी जब इमर्ज हुए और उनकी डायनेस्टी इमर्ज हुई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इजिप्ट में पहले अपनी पावर कंसोलिडेट की, इकट्ठी की। और जब यूनाइट हुई पावर उनके पास आ गई, देन ही स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। और उन्होंने एक्सपेंशन ये की कि उन्होंने दमास्कस वापस लिया इनसे, क्रूसेडर से। उन्होंने मतलब दमास्कस का एरिया सारा वो क्लियर आउट किया। और उसके बाद जो क्योंकि ये लोग अटैक करने के चक्करों में थे एंटीओक का एरिया, और इन्होंने फिर जेरूसलम वापस ले लिया क्रूसेडर्स से। और क्योंकि ये बड़े ही अमेजिंग जनरल थे, इनको एक वाइज आदमी थे, तो इन्होंने बड़े ही टेक्निक से इस्तेमाल करके इन्होंने क्रूसेडर्स को वो तो आप जब जंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जितनी बैटल्स हुई हैं उनमें इन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजिकली इन्होंने बीट किया क्रूसेडर्स को मोस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट। जब ये हुआ तो एकदम यूरोप में भगदड़ मच गई कि ये क्या हो गया, एकदम से क्रूसेड किंगडम जिसके लिए क्रूसेड स्टार्ट हुई थी होली लैंड के लिए, वही इनके हाथ से दोबारा निकल गया। तो जो उस दौर का पोप था, पोप ग्रेगरी जो था ना, उसने फॉरेन कॉल की, पोप ग्रेगरी द एट्थ जिसको कहते हैं, उसने थर्ड क्रूसेड कॉल की। तो बेसिकली सलाउद्दीन अय्यूबी को जेरूसलम के रिकैप्चर के बाद ना उसने थर्ड क्रूसेड कॉल की एज अ रिएक्शन। तो थर्ड क्रूसेड रिएक्शन थी ऑफ द न्यू इमर्जिंग इस्लामिक पावर। और उसमें उसकी जो कॉल है वो तीन लोगों ने आंसर की, तीन बड़े जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे यूरोप। एक तो फिलिप था फ्रांस का, जिसने आंसर की। लेकिन ये खुद मतलब काफी दो नंबर आदमी था और इसने अंदर खाते बहुत सारे काम किए। एक फिलिप आ गया और आना है, ये फिलिप और है और वो फिलिप और है, तो वो आगे मैं बाद में बताऊंगा वो फिलिप कौन है। लेकिन ये फिलिप था तो इसने, इसका मेजर इतना पार्ट नहीं है। उसके बाद एक और करेक्टर है, इसका नाम है रिचर्ड लायन हार्ट। ये मेजर सबसे रोल था इसका थर्ड क्रूसेड में। और इससे इसके ऊपर अब फैंटेसी बुक्स होंगी तो उसमें भी लायन हार्ट का जिक्र करते हैं। और उसमें भी बड़ा इनका फेमस ये करेक्टर है। और किंग आर्थर का लेजेंड और ये सारा ये फिर इधर से ड्राइव होने लग पड़ा, लाइन हार्ट से और इनकी स्टोरी से। रिचर्ड बड़ा ही केपेबल था और सलाउद्दीन यूबी का मेजर राइवल भी था इस वॉर में, इस क्रूसेड के अंदर। और उन्होंने उसके बाद इन्होंने कॉल की जो थर्ड था वो आपका उसका नाम था फ्रेडरिक ऑफ बारबरोसा। फ्रेडरिक ऑफ बारबरोसा जो था ये खुद पहुंचा नहीं क्रूसेड के लिए, निकल पड़ा था, लेकिन इसको कहते हैं रास्ते में ही वाज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर या ओशन, यू नो। और उसमें ये डूब गया फिर, और ये डूब के मर गया, तो ये पहुंच ही नहीं सका थर्ड क्रूसेड के लिए। और फिलिप ने कोई इतनी सपोर्ट नहीं दी, तो मेनली रिचर्ड ही था, रिचर्ड लायन हार्ट, जो थर्ड क्रूसेड के लिए लड़ने आया आगे। अब सलाउद्दीन यूबी एंड रिचर्ड द लायन हार्ट जो दोनों थे, ये बड़ी इनके लिए रिस्पेक्ट थी, इनके जनरल, इनके जो ट्रूप्स है वो बड़ी इनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो दोनों ही बड़े केपेबल जनरल्स थे। और एक यूरोपियन पर्सपेक्टिव से जो था ना, ये थर्ड क्रूसेड की जो कैंपेन थी वो बड़ी ही मेजर फेलियर की शक्ल उसने इख्तियार की, क्योंकि दे weren't एबल टू टेक बैक जेरूसलम फ्रॉम सलाउद्दीन यूबी या यूबी डायनेस्टी। और इसने क्रूसेडिंग को चेंज कर दिया। इस थर्ड क्रूसेड ने, इसका बेसिकली रोल ये है कि थर्ड क्रूसेड जो थी ना ये मेजरली चेंज क्रूसेडिंग। हुआ ये कि अभी तक क्रूसेडर्स का एम जो था वो इट वाज ऑलवेज जेरूसलम, क्योंकि वो क्रिश्चियंस का मेन सेंटर था। लेकिन एकदम रिचर्ड को ये रियलाइज हो गया था, और सो यूरोप को भी, कि अगर सलाउद्दीन यूबी की पावर इजिप्ट में ना तोड़ी ना जब तक, तब तक जेरूसलम हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे।
तो उनका अब एम रादर फ्रॉम जेरूसलम की तरफ उनकी डायरेक्शन मुड़ गई और वो जेरूसलम से सारा अटैक इजिप्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब उनका मेजर कैंपेन इजिप्ट के खिलाफ थी, ना कि जेरूसलम के ऊपर, क्योंकि उनको था कि इजिप्ट में पावर तोड़ेंगे तो इमीडिएटली जेरूसलम हमारे हाथ आ जाएगा, क्योंकि सलाउद्दीन यूबी की मेजर पावर इजिप्ट में थी। बट जो रिचर्ड है उसने कोशिश बहुत की कि वो कन्विंस करे क्रूसेडर्स को कि वो अटैक करें इजिप्ट पे, लेकिन ऑब्वियसली इजिप्ट की कोई वैल्यू नहीं थी क्रिश्चियंस की नज़र में, उनकी कोई उनके रिलीजियस रीजंस कोई नहीं थे, थियोलॉजिकल कोई रीजन नहीं था कि वो इजिप्ट पे अटैक करें, तो इसलिए वो उसको इतनी सपोर्ट नहीं हासिल हुई इसमें कि क्रूसेडर्स ने इकट्ठे नहीं हुए इजिप्ट पे अटैक करने के। और उससे ये हुआ कि रिचर्ड को फाइनली थर्ड क्रूसेड जो है वो कॉल ऑफ करनी पड़ी विदाउट एनी अचीविंग एनीथिंग अल्टीमेटली, और ना उससे होली लैंड कैप्चर और फला। उसको नहीं पता था कि उसके कॉल ऑफ करने के थोड़े अरसे बाद इन 1192 जो है वो सलाउद्दीन यूबी फौत हो जाएंगे। और जब सलाउद्दीन यूबी फौत होंगे तो यूबी डायनेस्टी में सलाउद्दीन यूबी के जो 3 बेटे थे, आई थिंक उनकी सिविल वॉर शुरू हो गई तख्त के लिए। तो वो इमीडिएटली यूबी डायनेस्टी जो है वो थोड़ी वीक पोजीशन में आ गई। तो रिचर्ड जब अगर ये क्रूसेड थर्ड चल रही होती और रिचर्ड ने कॉल ऑफ ना की होती और क्रूसेडर्स मौजूद होते तब तक, तो दे माइट हैव अ चांस टू कैप्चर इजिप्ट, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो हट गए थे और वो थर्ड क्रूसेड कॉल ऑफ हो गई थी। और अगर थर्ड क्रूसेड कॉल ऑफ होती ना तो फोर्थ आती ना, जो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि फोर्थ क्रूसेड ने क्या किया। तो यहाँ पे रिचर्ड से ये उसके ड्रीम्स नहीं फुलफिल हुए जो क्रूसेडिंग के लिए आइडियाज रखता था। और फिर आखिरकार फोर्थ क्रूसेड शुरू हुई। फोर्थ क्रूसेड के बारे में बताता हूँ, ये भी बात जहन में रखें कि इस मैप पे अगर आप देखें तो इसमें ये जो ऊपर आपको व्हाइट लाइन नजर आ रही है उसमें फर्स्ट क्रूसेड है, सेकंड क्रूसेड है, फिर थर्ड और फोर्थ क्रूसेड है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ। तो बेसिकली फोर्थ के बाद भी 5 क्रूसेड तो डेटेड चलती रही, लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उनका मेजर एम नॉर्थ अफ्रीका था, वो बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका था, बेसिकली इजिप्ट था और जेरूसलम से हट गया था एम। तो वो जब हम इसलिए हमारे लिए वो उस तरह के लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं रखती। और उसकी वजह भी थी जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, फोर्थ क्रूसेड की वजह बनी। ये जो लैंड रूट्स आपको नजर आ रहे हैं ये भी जरा समझ लें कि जो ये ब्लू लाइन है ये लैंड से लोग जा रहे थे टुवर्ड्स जेरूसलम, जो क्रूसेडर्स थे। और जो रेड लाइन नजर आ रही है थ्रू द सी जा रहे थे टुवर्ड्स जेरूसलम, क्योंकि ये अभी बात रेलिवेंट हो जाएगी थोड़ी देर में कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ। अब फोर्थ क्रूसेड के बारे में जरा बात कर लेते हैं। अभी तक समझ आ गई? जी आगे बिल्कुल। जी जी, कीप कंटिन्यू। ठीक है। तो फोर्थ क्रूसेड में ये हुआ कि बहुत लोगों ने वॉलंटियर किया और रफली 35,000 लोग तैयार हो गए फॉर द फोर्थ क्रूसेड। लेकिन जो इनके जनरल्स थे उनको अच्छी तरह पता था कि जो क्रूसेडर्स हैं उनको मार्च ये नहीं करवाएंगे टुवर्ड्स अनातोलिया। ठीक है, अनातोलिया बेसिकली अगर इस मैप से देखें तो इधर तो इतना क्लियर नजर नहीं आएगा आप लोगों को, बल्कि मैं आपको दूसरे मैप से दिखाता हूँ कि जो अनातोलिया है ना, वो अनातोलिया, बल्कि मैंने कल आपको मैप पे भी दिखाया, लेकिन इवन स्टिल ये यहाँ पे है अनातोलिया। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाइट मैट जो है सारा एरिया, यहाँ तक थ्रू द लैंड मैंने कहा ना ट्रेवल करते थे। तो ये जो ब्लू लाइन से इसका नजर आ रहा है, तो ये ब्लू लाइन से थ्रू द लैंड ये ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन गर्मी बहुत थी तो इनको पता था कि जो हमारे ट्रूप्स हैं वो इतनी डेंजरस जो हीट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दे वांटेड बोट्स, ऑब्वियसली दे वांटेड टू टेक द सी रूट, और बहुत बड़ा सेफर रूट से पहुंचना चाहते थे टुवर्ड्स अनातोलिया, और फिर वहां से वो मार्च कर जाते टुवर्ड्स जेरूसलम। अल्टीमेट एम यही था। अब इजिप्ट एम नहीं था, फिर दोबारा जेरूसलम एम बन गया था फोर्थ क्रूसेड। तो वो अपने अपना उनको ब्लेसिंग्स दी, एंड ये 35,000 रफली लोग जो है ना वो यूरोप से निकल पड़े टुवर्ड्स, अभी ये अनातोलिया की तरफ जा रहे थे, बट बिफोर दैट इनको एक नेवल फ्लीट चाहिए थी बहुत बड़ी अनातोलिया की तरफ ट्रैवल करने के लिए। तो ये क्या हुआ कि जो 11 ये जो क्रूसेडर्स थे ना, दे वेंट टू वेनिस। ठीक है, वेनिस कहाँ? वेनिस, अब ये हमारा स्टोरी में एक मेजर पार्ट है क्योंकि ये रोम है। ठीक है, जो हम इटली रोम को पढ़ते आए हैं, और ये ग्रीक सिटी स्टेट्स इस तरफ चली जाती हैं, दरमियान में ये वेनिस एक रेड में आपको नजर आ रहा होगा, ये वेनिस है। वेनिस सिटी के बारे में जब बता दूं, हमने आगे डिटेल में भी पढ़ना बाद में ओटोमन के साथ, लेकिन अभी सिर्फ ये बता दूं कि वेनिस इस तरह का एक सिटी था विच वाज बेसिकली फ्लोटिंग सिटी, समझ लें उसको, एक किस्म का, फ्लोटिंग नहीं है लेकिन वो एक ट्रेडिंग सिटी था, स्पेशली डिजाइन फॉर ट्रेडिंग। और वेनिस की सारी इकोनॉमी ट्रेड पे खड़ी थी। और ये एक किस्म का सी पे ही एक सिटी बिल्ड हुआ हुआ था पूरा। और ये ट्रेडिंग सिटी था, यहाँ पे बड़ा ही फसलें नहीं थी बल्कि आर्किटेक्चर था, बोट्स थी, और ये वेनिशियंस जो थे ये बहुत ही अच्छे, जो वेनिस के लोग थे उनको वेनिशियंस कहते हैं, वो बहुत ही अच्छे बोट बिल्ड करते थे और वो इस काम में बड़े अच्छे कंस्ट्रक्शन किया करते थे। और ये वेनिस सिटी की एक पिक्चर है पास। तो ये वेनिस पहुंचे।
और वहां पे वेनिशियंस ने इनको 500 शिप्स बिल्ड करके उन क्रूसेडर्स को। अब हुआ ये कि शुरू में निकले 35,000 क्रूसेडर्स थे, लेकिन पहुंचे वेनिस टोटल 11,000 क्रूसेडर्स। हुआ ये कि रास्ते में बहुत सारे क्रूसेडर्स ने जवाब दे दिया, एक किस्म का रास्ते में मुझे ये काम याद आ गया, मैं वो कर लूँ, और मेरे ये जो ये हर बंदा हटता गया, और वो 35,000 की फोर्स इवेंचुअली डिमिनिश होती होती 11,000 की तादाद उनकी बनी उन क्रूसेडर्स। तो अब हुआ ये कि यहाँ पे जाके वेनिस में आके ना एक मसला शुरू हो गया क्रूसेडर्स के पास, कि उनके पास इन 500 बोट्स के पैसे नहीं थे देने के लिए। दे डिडंट हैव द मनी टू पे फॉर द 500 बोट्स। सो वेनिशियंस ने क्रूसेडर्स को एक डील पेश की कि तुम लोग हमारी मदद करो एक सिटी कैप्चर करने में, और हम तुम्हें अनातोलिया ड्रॉप कर और तुमसे पैसे नहीं लेंगे कश्तियों के। वो सिटी जो था उसको कहते हैं सिटी ऑफ जारा। ये जारा वो ये जो ZARA। तो ये सिटी ऑफ जारा, उन्होंने कहा कि हम तुम उस पर अटैक करो और हम तुम्हें वो हमारी हेल्प करो उस रिबेलियस सिटी को टेक ओवर करने में, और हम तुम्हें कश्तियों के तुमसे पैसे नहीं लेंगे, और तुम्हें अनातोलिया फ्री ड्रॉप भी दे देंगे, ड्रॉप भी कर देंगे वहां पे। तो लेकिन सिर्फ यहाँ पे और क्रिश्चियंस ने माना, बड़ी डिसेंट डील दी है उन्होंने, अच्छी डील दी है। और जारा बेसिकली ये है, ये इन्होंने यहाँ पे इसको ये प्रोनाउंस जारा ही करेंगे, क्योंकि ये तो जाडा जगह का नाम है, उसके अंदर एक सिटी था। तो वो वहां था इस एरिया में, लेकिन है क्योंकि मैप पे वो नजर नहीं आता बिकॉज आपको उसका नाम तारा नहीं है सो ऑन, लेकिन वेनिस से थोड़ा सा ही दूर है। तो उन्होंने यहाँ पे टैग कर दिया। तो बड़ी डिसेंट डील थी अगर हम इस हिसाब से देखें। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि सिटी ऑफ जारा जो था वो एक क्रिश्चियन सिटी था, और वेनिशियंस भी क्रिश्चियन थे, और क्रूसेडर्स भी क्रिश्चियन थे। तो वेनिशियंस क्रिश्चियन क्रूसेडर्स को कह रहे थे जो पोप के अंडर थे कि यू हेल्प अस अटैक अ क्रिश्चियन सिटी, और हम उनके लोग मार दो और हम तुम्हें कश्तियां दे देंगे और तुम्हें मतलब तुम्हारा सारा काम फ्री कर देंगे। और क्रूसेडर्स ने कहा कि चलो ठीक है, और उन्होंने जारा पे हमला कर दिया, सिटी ऑफ जारा के ऊपर। उन्होंने सिटी ऑफ जारा के ऊपर हमला किया, और ये हमला बुरी तरह फेल हुआ, और क्रूसेडर्स ये लड़ाई हार गए, और वो सिटी ऑफ जारा कैप्चर नहीं कर सके, ना वेनिशियंस कर सके जो उनके साथ थे। और जब पोप को ये पता चला कि ये ड्रामा हो गया पूरा, तो पोप को पता था कि अगर मैंने ये मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा, ऑब्वियसली कोई क्रूसेडर्स टेक्निकली उसको उसके अंडर थे। तो उसने सारे क्रूसेडर्स को और वेनिशियंस को, 11,000 क्रूसेडर्स और जितने वेनिशियंस थे उनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया। एक्स कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि उनको एक किस्म का मजहब से निकाल दो। टेक्निकली तो नहीं निकालते पूरी तरह क्रिश्चियनिटी से, यही होता है कि क्रिश्चियन चर्च की अब सर्विस नहीं कर सकते, अब क्रिश्चियन रिचुअल्स का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन अल्टीमेटली अब क्रिश्चियन चर्च से बाहर ही हो जाती है। तो उसको एक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर इस्लाम में एक्स कम्युनिकेशन यही है कि एक बंदा एक्स मुस्लिम बन जाता है, तो उसको एक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वो तो खुद होगा ना एक्स कम्युनिकेट, हम नहीं करेंगे, लेकिन उसको उनको पोप कर सकता था, तो पोप ने उनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया इनको, कि मेरे ऊपर ब्लेम ना है। उसने कहा ये क्रिश्चियन ही नहीं है, फतवा जारी कर दिया पोप ने। जब फतवा जारी किया तो अब ये क्रिश्चियंस पड़े थे जिनके कोई पैसे भी नहीं थे, और उनके पास अनाउंस सिटी ऑफ जारा टेक ओवर हुआ। तो वहां पे एक बंदा आया उनके पास जिसका नाम था अलेक्सीज 3। और ये एक बैजेंटीन एम्परर तो तब ये नहीं था, लेकिन ये आया क्रूसेडर्स के पास, उन क्रूसेडर्स के पास उसने आके इनको कहा कि मैं तुम लोगों के पैसे दे दूंगा कश्तियों के जो विनीशियंस के ऊपर उधार है, और तुम ये करो कि तुम मेरी मदद करो मुझे एम्परर बनाने बैजेंटीन एम्पायर का। अलेक्सिस ने उनको ये कहा। तो एक अलेक्सिस कल भी पड़ा, वो अलेक्सिस 1 था, ये अलेक्सिस 3 है। तो इसको उन्होंने, अब हुआ ये कि अब यहाँ पे भी एक पूरा ड्रामा हो गया कि एक तो एक्स कम्युनिकेटेड कैथोलिक क्रूसेडर्स जो थे वो अब एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की मदद करने लगे थे, जो कि बैजेंटीन ऑर्थोडॉक्स थे, तो ऑर्थोडॉक्स की मदद करने लगे थे, दूसरे फिरके की मदद करने लगे। तो उन्होंने लेकिन मदद की अलेक्सिस की, और उन्होंने उसको एम्परर बना दिया, उसकी हेल्प करके उसके लिए लड़े, और उसको कौन बैजेंटीन एम्पायर का एम्परर बना दिया। अब ये क्रूसेडर्स जो थे उसने उनको कहा कि तुम लोग यहाँ पे रहो इन बैजेंटीन, कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली, तुम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पे रहो। तो बेसिकली हुआ ये कि यहाँ से मूव करते रहे, ये वेनिस से निकले थे, उसके बाद ये सिटी ऑफ जारा पे अटैक किया, और ये इस तरह इनका रास्ता पहुंचते पहुंचते आखिरकार कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए, जो पर्पल में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आगे। अब अलेक्सीज ने इनको कहा कि तुम लोग जो ना, अभी उसके पास पैसे नहीं थे इनको देने के लिए, तो उसने कहा तुम थोड़ी देर मतलब रुक जाओ कॉन्स्टेंटिनोपल में, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसी दौरान बगावत हुई और अलेक्सिस को तख्त से हटा दिया, और एक और बंदा एम्परर बन गया। अब ये एक और ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। तो ये क्रूसेडर्स जो थे नाउ दे वर स्टक इन बैजेंटीन इन कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि कैपिटल था और लार्जेस्ट क्रिश्चियन सिटी था उस टाइम दुनिया का, और उनके पास कोई पैसे नहीं थे,
जो, और उनके पास उधार चढ़ा हुआ था 500 कश्तियों का जो वो दे नहीं सकते थे। उनको चर्च ने एक्सकम्युनिकेट कर दिया था, पोप ने बेसिकली, और अब वो क्रिश्चियन भी एक किस्म के नहीं थे, और उनके पास really कुछ नहीं था, और जिस बंदे ने उनको पैसे देने थे वो उसको तख्त से वैसे ही हटा दिया, तो उसके पावर ही नहीं रही कि उनको पैसे लौटा सके। अब इस सिचुएशन में सबसे आइडियल रिस्पॉन्स क्या था? ये तो रिस्पॉन्स नहीं हो सकता कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो क्रिश्चियंस हैं, और वो कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला करना तो बड़ी फजूल हरकत होगी, बिकॉज कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियनडम का सबसे बड़ा शहर है और क्रिश्चियन सिटी है, और ये क्रिश्चियन क्रूसेडर्स अब कॉन्स्टेंटिनोपल पे तो हमला नहीं करेंगे। लेकिन क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने बिल्कुल यही किया, और ये एक्स कम्युनिकेटेड क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला कर दिया, क्योंकि ये वहां तंग थे और ये तंग आ गए थे अपनी सिचुएशन पे, तो इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर हमला किया और इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को तबाह करके रख दिया। इन्होंने वहां पे लोग मारे, रेप किया क्रिश्चियन औरतों का, बच्चों का, और इन्होंने वहां पे कत्लेआम किया, चोरी की चीजें, वहां से स्टैचूज घोड़ों के उठा के ये वेनिस ले आए, और अभी तक वो सेंट मार्क का कैथीड्रल है वेनिस के अंदर, आज तक वहां पे घोड़े जो पड़े हैं ना, वो घोड़े कॉन्स्टेंटिनोपल से चोरी करके लाए थे क्रूसेडर्स। तो ये इन्होंने चोरियां की, डाके डाले, इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल का तबाह करके रख दिया, और जिसको कहते हैं सैक ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल सैक कर दिया, और इससे ये हुआ कि कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ऐसी डैमेज हुई, और बैजेंटीन एम्पायर तो कोई कैपिटल सिटी था और सेंटर था, जैसे रोम था पहले सेंटर, तो इसको ऐसा मतलब ये हिट हुआ इस दफा, क्योंकि अभी तक कोई आर्मी ब्रीच नहीं कर सकी थी कॉन्स्टेंटिनोपल तक, मुसलमान भी नहीं, तो एकदम से क्रिश्चियंस ने आगे हरकत कर दी, और वो भी कैथोलिक क्रिश्चियंस ने, तो ऐसा बुरा हाल किया इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल का कि वो कभी रिकवर नहीं कर सका, और बैजेंटीन एम्पायर एज अ होल कभी इस डैमेज से, इस जख्म से कभी रिकवर नहीं कर सका, और अल्टीमेटली बाद में जब तुर्क आए और फिर ओटमन एम्पायर आया, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उन्होंने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल पता कर लिया। वो अगले किसी बाद टाइम की स्टोरी है, वो तब पढ़े। लेकिन बाइजेंटाइन एम्पायर को एक ऐसी डैमेज हुई थी जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर सका इनकी वजह से। अब रादर के, अब जब ये सारा वाकया जो हुआ है और ये जो पूरा ड्रामा चला है जो फोर्थ क्रूसेड का, इससे तो यही लगता है कि क्रूसेड का आइडिया फेल हो गया ना एक किस्म का। अब तो ये आ जाना चाहिए लोगों के नजर में कि ओके क्रूसेड अच्छी नहीं है, लेकिन हमें तो ये मिलता है कि इसके बाद 5 और क्रूसेड हुई हैं, तो इसका मतलब कुछ और हुआ था। हुआ ये कि रादर के लोग इस क्रूसेड के खिलाफ होते, एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो गया और वो लेजिटिमाइज हो गया, उसको मानने लग पड़े। वो ये था कि कैथोलिक चर्च का कोई भी दुश्मन हो, वह वो मुस्लिम हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन ही हो, उसको हम उसके खिलाफ क्रूसेड करेंगे। इट डजंट हैव टू बी अबाउट पिलग्रिमेज और होली लैंड। तो लड़ाई होली लैंड और पिलग्रिमेज के बारे में जरूरी नहीं, लड़ाई कुछ भी हो, बस दुश्मन हो कैथोलिक चर्च का, उसके खिलाफ भी क्रूसेड हो। और फिर आने वाले सालों में क्रूसेड कैथोलिक चर्च के दुश्मनों के खिलाफ हुई, ना कि होली लैंड के लिए हुई। इसलिए वो मैंने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैथोलिक चर्च बस अपने बदले ले रहा था, लड़ाइयाँ कर रहा था, वो नॉर्थ अफ्रीका में, इजिप्ट में, और जहाँ जहाँ पे भी उनको मौका मिला। तो ब्रदर की ये क्रूसेड का आइडिया सारा फेंका जाता साइड पर, वो लेजिटिमाइज होता। अब हमारा जो क्रूसेड के बारे में लास्ट पॉइंट है कि क्रूसेड्स ने अल्टीमेटली क्या अकॉम्प्लिश किया। तो जिस तरह अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा, ये तो काफी क्लियर होगा कि क्रूसेड्स एज अ होल टोटल फेलियर थी। दे डिड नॉट एस्टैब्लिश, बिकॉज उनका जो मेजर एम था वो क्रिश्चियन किंगडम एस्टैब्लिश करना था, वो फेल हो गया पूरा प्लान। होली लैंड वो कैप्चर नहीं कर सके लॉन्ग टर्म के लिए, सिवाय 90 साल के लिए। क्लाउदिन यूबियाई उन्होंने वापस ले लिया, वो भी उनसे नहीं हुआ। और उसके बाद वो जितना एरिया जो इनके अंडर था, इंक्लूडिंग द बैजेंटीन एम्पायर, वो सारा मुसलमानों के अंडर इवेंचुअली आ गया आने वाले सालों में। और वो अल्टीमेटली फिर वर्ल्ड वॉर 1 तक मुसलमानों के अंदर कम्प्लीटली वो सारा एरिया था, तो इनको कोई उसमें फायदा भी नहीं मिला। उसके बाद ये भी कि क्रूसेड्स के बारे में जो थोड़ा सा ये है कि उसने ये अकॉम्प्लिश किया था कि कम्युनिकेशन खुल गया था बिटवीन द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ये भी झूठ है, बिकॉज ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी, और ये पहले ही ओपन थी। और जो हमने शुरू में जिक्र किया कि पिलग्रिमेज ये पहले कर रहे थे, क्रिश्चियंस जब जाते थे पिलग्रिमेज करते थे, उसके साथ साथ क्रिश्चियन को फुली इजाजत थी बगदाद आने की, वहां पे वो अपनी पढ़ते थे आके चीजें उनके पास, और वो सीखते थे हमसे। तो पूरी यूरोप को इजाजत थी, दे यूज टू कम लैटिन में, हमें किताबें तो ट्रांसलेट नहीं हुई, तो यूरोपियंस तो आ रहे थे। तो ये तो बात गलत है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल गई थी, बल्कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन डैमेज हुई थी क्रूसेड्स के दरमियान, जो मुस्लिम वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड में खुली हुई थी। तो ये भी एक काम नहीं हुआ। और ये भी हिस्टोरियंस एग्री करते हैं कि क्रूसेड्स जो है ना, वो यूरोप को मिडिल एजेस से बाहर नहीं निकालते, जिनको डार्क एजेस कहा जाता है ना। लोगों को लगता है कि क्रूसेड्स ने यूरोप को मिडिल एजेस से बाहर निकाल दिया, बिकॉज यूरोप जो है उसका फाइनली इंट्रैक्शन हुआ विद द सुपीरियर इस्लामिक वर्ल्ड, और जब ये इंट्रैक्शन हुआ तो फिर उसके साथ वो सीख सके। जबकि ये भी गलत आइडिया, बिकॉज ये इंट्रैक्शन बहुत देर पहले से हो रहा था, क्रूसेड्स के शुरू होने से बहुत साल, 200 साल पहले से।
तो ये इंटरेक्शन को नई चीज नहीं थी। तो ये भी एक आइडिया कलर है, बल्कि मिडिल एज से निकलना क्या, यूरोप की रिसोर्सेज पर और स्ट्रेन पड़ गया क्रूसेडर्स की इन हरकतों की वजह से, और क्रूसेड्स की इन चीजों की वजह से यूरोप की इकोनॉमी और खराब होगी, जो डार्क एजेस में थी वो और उससे बदतर होगी। और इसके थोड़े अरसे बाद प्लेग ने आना था, ब्लैक डेथ ने, तो उसने बिल्कुल ही स्वाइप कर दिया था यूरोप के हालात को, लेकिन उसके बाद यूरोप स्टिल रिकवर्ड, वो हमने बात डिजीज में की थी। तो हमारे लिए जो नरेटिव है ना क्रूसेड्स के बारे में, वो मेजरली लोगों के लिए जो रहता है वो फाइटिंग ही है बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस, और हाउ डिफरेंट फोर्सेस फॉट, और स्ट्रेटजीज और नंबर्स, और इसके बारे में ये बात होती है। और क्रूसेड्स को फैंटेसाइज भी इसी तरह किया जाता है। एक बात जो पूरी तरह इग्नोर हो जाती है वो ये बड़ी जो मेजर है, जिसको पढ़ते हुए जब भी कोई क्रूसेड पढ़े तो उसको जरूर इस ध्यान में रखे कि क्रूसेडर्स जो थे, जो क्रूसेड में हिस्सा ले रहे थे, जो क्रिश्चियंस जो निकले थे यूरोप से इन द फर्स्ट क्रूसेड एंड इवन द लेटर वन, उनकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट किस तरह हुई थी। इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज, और वो इवेंचुअली होली वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई, और वो कितने 200 साल आगे होली वॉर ही बन गई। आप खुद ही सोचें, जब एक बंदे को वादा दिया जा रहा है कि वो पिलग्रिमेज पे जा रहा है, एंड देन इट चेंजेस इनटू होली वॉर, एंड देन इट कंटिन्यूज, दैट होली वॉर कंटिन्यूज फॉर मेनी ईयर्स, तो वो उस बंदे का या उन लोगों का ईमान बदलेगी, उन लोगों का किरदार बदलेगी। तो ये जब भी क्रूसेड्स पढ़े तो सोचेंगे उस क्रूसेडर के ऊपर जो स्टार्ट की थी जिसने ये सफर एज अ पिलग्रिमेज, उसके ऊपर क्या गुजरी थी व्हेन इट चेंज इनटू अ होली वॉर, उसके ईमान को क्या फर्क पड़ा था, और उसके किरदार के ऊपर क्या फर्क पड़ा था, उसकी साइकोलॉजी कैसे चेंज हुई थी इस पूरे सफर के अंदर, रादर देन फोकसिंग ए क्रूसेड। बाकी क्रूसेड एक मैस है पूरी, ये तो हिस्टोरियंस भी मानते हैं, पूरी मैस थी, और बड़ा ही बड़ा डिजास्टर था, और सेंसिबल लोगों की तादाद बहुत ही कम थी। हमारी तरफ से सलाउद्दीन यूबी एक सेंसिबल आदमी थे, उनकी तरफ से दो तीन और बंदे थे, दैट वाज ऑल, और कोई सेंसिबल हरकत नहीं हो रही थी पूरी जंगों में, जो कि आपको जाहिर हो गया होगा मेजरली कि ये बड़ी मैडनिंग सी हरकतें कर रहे थे क्रूसेडर्स। लेकिन उन लोगों के ऊपर जो निकले थे पोप की बात मान के, पोप पे यकीन करके, उनका ईमान कैसे बदला इस पूरे सफर में, इन चार क्रूसेड्स के अंदर, और जो आगे आएंगी। हमारे लिए ये सोचना और इस पॉइंट को जहन में रखना व्हेन वी स्टडी अबाउट द क्रूसेड्स, तो ये बड़ा ही फायदा देगा, ताकि समझें कि ये एक बंदे का करेक्टर भी तो चेंज हो रहा है उन लोगों का जो इस सफर पे निकले थे, और उनका ईमान कैसे बदला। अब अभी यहाँ पे कोई सवाल हो तो पूछ लें, ताकि हम अगला टॉपिक शुरू करें। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की ना, हम इसको सोचें कि जैसे कि उनका थियोलॉजिकली वो लोग ऐसा क्या जहन में रख के निकले। असल में जो अ, इसका सारा कॉन्सेप्ट था ना, ये था कि बेसिकली जो होली स्पिरिट और ये जो सब कुछ है, इनका क्रॉस है, जो उसके ऊपर ये लोग बेसिकली ओथ लेते थे। और वो ओथ कुछ इस तरह होता था कि जैसे हम कोई कसम खा लें, मुसलमान जैसे कोई कसम खा लें, वो उससे भी ज्यादा मतलब क्रिटिकल किस्म की चीज, क्रिटिकल किस्म का वो प्रॉमिस था या अहद था। ये बिल्कुल। बेसिकली उसको लेके चलते थे। और कॉन्सेप्ट यही होता था कि बेसिकली हमने अपनी होली लैंड जो है उसको हमने विड्रॉ करवाना है और उसको रिकैप्चर करना है। ये बिल्कुल इतना बिल्कुल, तो मैंने शिद्दत के साथ। जी जी। वैसे भी मैंने पहले लेक्चर में भी इसी पॉइंट का जिक्र किया था, और उसको हमने डिटेल में कवर किया था कि हाउ वो जो पोप ने थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी की थी। मैं इसी पॉइंट को ला रहा था कि ये आपने है ना, ये जहन में आपके भी पॉइंट के उनकी सोच ये थी। तो मैं ये कहता हूँ ये हमें जरूर जहन में रखनी चाहिए, जो कि मेजरली इग्नोर हो हाँ, जाती है जब क्रूसेड्स फुट रहे होती हैं। बस एग्जैक्टली। लड़ाई और जंग और क्रॉस क्रॉस और तलवारों की, बस ये लड़ाई थी टोटल, और कुछ नहीं। लोग सोचते कि एक साइकोलॉजी भी तो चेंज हो रही है, एक इंसान की एक मैनिपुलेशन हुई है टोटल, उनकी झूठ बोला गया। कल मैंने स्पीच भी शेयर की थी पोप की, वो यही थी कि झूठ काफी बोला था उसने, टू टू इनिशिएट द फर्स्ट। तो फिर उस झूठ के ऊपर पूरा ये बिल्ड हुआ है पूरा ड्रामा, और उसने फिर एवेंचुअली कैसा बैकफायर किया क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए फोर्थ क्रूसेड की अच्छा, शक्ल में। अच्छा, इसमें ना मेरा एक और पॉइंट, असल में हम्म। कि मैं इसको पढ़ चुका हुआ था और उसके बाद ये 9/11 हुआ और फिर पूरे पाकिस्तान और इसके सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा, हम्म। इसमें थोड़ा सा आपको इस पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान की जो था ना ये सारा मामला पिछले 20 साल का, अगर इसके दरमियान मद्देनजर रखें ना, तो तीन थियोलॉजिकल माइंडसेट्स को आपने रखना है। चौथा पाकिस्तान है, उसको एक तरफ रख दीजिए। हिंदू, ठीक है, ईसाई और यहूदी, इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है ना अपने
थियोलॉजिकल थॉट के ऊपर बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना ज्यादा ज़ाहिर है उसको करप्ट कर दिया गया हुआ है ना, उसके साथ झूठ बोल के, और उसको सारा कुछ मतलब जो कुछ भी उसका हिस्ट्री में किया गया है, वो इतना ज्यादा उसको एक्सट्रीमिस्ट कर दिया गया हुआ है। उसको हमें पिक्चर ये दिखाई जाती है कि मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट। अदरवाइज अगर आप उनकी सारी हिस्ट्री को थोड़ा सा भी पढ़ लेना, अगर आप समझ के, जिस तरह हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि वो बेसिकली साइकोलॉजी उनकी क्या थी, उनकी साइको क्या थी, तो वो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे साथ 20 साल पीछे हुआ है, वो भी उसका भी एक बहुत बड़ा पोर्शन ये उनकी ही गेम प्ले की गई, क्योंकि उसके बिल्कुल रिजल्ट्स जब अल्टीमेटली जो डेड बॉडीज और अलाइव हम लोगों ने लोगों को पकड़ा जिनको कलमा भी नहीं आता था, और उनको जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन उनके हुई, पता चला कि ये तो मतलब है ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है वो। असल में मैं मेरा पॉइंट ये यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये जो में पिछले 20 साल के अंदर हमारा मुसलमानों का जो माइंडसेट को बिल्कुल ट्विस्ट किया गया है ना, मीडिया ने और इंटरनेशनल थिंक टैंक्स ने, कि जी मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, सोचता ही एक्सट्रीमिस्ट है, करता ही जो काम करता है वो एक्सट्रीम के ऊपर जाकर करता है। असल में ये आज की नहीं है ये कहानी, ये बिल्कुल बिल्कुल। उससे से ही स्टार्ट हुई हुई है। आप उसको जब हम्म। आप जब दोबारा और पढ़ेंगे ये इसको तो एक वही पॉइंट है कि क्रूसेड्स एक हमारी लिस्ट में वो पॉइंट ऐड हो जाना चाहिए जो मैं मुसलसल हर लेक्चर में अब जब से मिडिल एजेस जी में ऐड जी करता जा रहा हूँ बिल्कुल, कि बहुत अच्छी चर्च बात से कर जो रहे हैं। नफरत पैदा हुई है एकदम से, और ये सेकुलरिज्म की बीमारी आई है, वो शुरू ही इसलिए हुई कि चर्च ने भी कसर भी नहीं छोड़ी थी नफरत कराने के लिए। क्रूसेड्स उसमें एक मेजर पार्ट है। जब जी लोग जी थोड़ा बिल्कुल। आंखें खुली तो वो डिजीज में भी हमने बात की, हमने मनी में भी बात की, तो हमेशा क्रिश्चियन सबसे नंबर पे आ गए थे इस सारे मामले। और अच्छा फिर सेकुलरिज्म भी उसी जगह पे आया जहाँ क्रिश्चियनिटी आई थी सबसे पहले, मतलब इनको भी फैली सबसे ज्यादा। क्रिश्चियंस को भी जो पॉपिटाइज किया है ना, वो बेसिकली ज्यूज ने प्ले हम्म, बैक एंड पे प्ले हमेशा आप बिल्कुल। के दौर में भी और अब तक भी। इनको सबको जो कठपुतली खेल तमाशा लगाया हुआ है ना, ये बैक एंड पे सारा ज्यूज का सेटअप। ज्यूज ही बिल्कुल। इस सारी गेम के जैसे कहते हैं मास्टरमाइंड्स है। मतलब मतलब मैं इसको जाहिर है कि यहाँ पे डिस्कस करके एक बहुत बड़ा मतलब पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक वो जो नफसियाती हमारे ऊपर असर पड़ गया हुआ है ना, इस सारी पिछले 20 साल और उससे पहले के, क्योंकि उससे पहले तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ ना। मसला तो हमारा ये है ना कि हमने 20 साल तो बिल्कुल। आंखों से देख लिया ना। उसको अगर आप मद्देनजर रख के उसको थोड़ी सी उसकी पिक्चर को ना पिछली तरफ से देखें, फ्रंट से तो आपको सब कुछ नजर आ गया ना, आपने देख लिया ना, अब उसको बैक साइड पे जाके देखें तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसकी रूट्स काफी डीप जाती है, लेकिन वो बैकग्राउंड पे हो रहा था, अब क्लियर हो जाए। अब क्रिश्चियंस ने जेरूसलम को कैप्चर किया था 1099 में। मैं डेट्स तो वैसे नॉर्मली जिक्र नहीं ज्यादा करता, लेकिन अभी जरूरी है डेट्स। तो 1099 में क्रिश्चियंस ने जेरूसलम पे कब्जा किया एंड फॉर 90 इयर्स उनकी वहां हुकूमत रही। अब हुआ ये, इन द मीन टाइम, इन बल्कि उस फर्स्ट क्रूसेड से सेकंड क्रूसेड के जो पीरियड था, जो कि यहाँ पे ये वाला इस पीरियड को कहेंगे। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? भी नजर आ जी रही आ है। रही है। आ रही है। अरे ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम हुआ ये कि इन 1119 एक स्मॉल ग्रुप आया क्रिश्चियन नाइट्स का, उस टाइम के जेरूसलम के किंग का, उस टाइम के जेरूसलम के किंग के पास। किंग का नाम था बेल्डविन द सेकंड। तो सेकंड किंग था जेरूसलम द सेकंड, और वो किंग था जेरूसलम का उस टाइम में। और ये जो क्रिश्चियन नाइट्स का ग्रुप आया ना छोटा सा, उन्होंने आके कहा बेल्डविन को कि, क्योंकि मैंने बताया ना कि पिलग्रिमेज रुक गई थी इससे पहले क्रिश्चियंस की कलजुगों के दौर में, एंड नाउ इट ओपनड अप वंस अगेन, और क्रिश्चियंस आ रहे थे बिकॉज जेरूसलम क्रिश्चियंस के अंडर था। तो जब वो पिलग्रिमेज पे आते होते थे इतने सारे तादाद में, उस दौरान ये होता कि वो रॉब हो जाते थे, उनको लूट मार होती थी, रास्ते में उनसे माल छीन लिया जाता था, उनके लिए बड़ा मुश्किल था ये करना यूरोप से लेके इधर तक टू टू जेरूसलम। तो ये जो नाइट्स का ग्रुप आया ना, इन्होंने बेल्विन से एक परमिशन मांगी कि हमें इजाजत दो कि हम जो पिलग्रिम्स है ना उनको प्रोटेक्ट कर सकें, और जो पिलग्रिमेज के लिए आ रहे हैं होली लैंड में।
और क्योंकि उनको चोरी डाके होते हैं रास्ते में, हम उनको प्रोटेक्शन देंगे, आप बदले में हमें इजाजत दें जेरूसलम में रहने की, और पर्टिकुलरली हमें मस्जिद अक्सा के पास रहने की इजाजत दें, जो कि टेक्निकली तब मस्जिद अक्सा थी, तो हमें यहाँ पे रहने की इजाजत। बेल्डुइन ने इनको इजाजत दे दी। और मस्जिद अक्सा के करीब ही इनका, या मस्जिद टेम्पल माउंट का एरिया, इसी इसी एरिया में जहाँ पे मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ रॉक है, वहीं पे इनका एक कंपाउंड बना और वहाँ पे ये रहने लग पड़े इन 1120। और ये जो नाइट्स थे ना, इन्होंने वहाँ पे हेडक्वार्टर्स बिल्ड किया, और अपना इनको जो टेम्पल माउंट के ऊपर, और वहाँ पे इन्होंने नाम अपने आप को दिया कि गरीब थे शुरू में, तो इन्होंने नाम दिया पुअर फेलो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट एंड टेम्पल ऑफ सलमन। ये रेलिवेंट हो जाएगी बात कि इन्होंने टेम्पल ऑफ सलमन क्यों अंदर लेके आए, लेकिन ये इन्होंने अपने आप को नाम दिया, बट मोस्ट पॉपुलरली इनको नाम जो दिया जाता है एंड इनका शॉर्ट वर्जन है नाइट्स टेम्पलार। ये नाइट्स टेम्पलार थे, जो इन्होंने नाइट्स टेम्पलर का ऑर्डर शुरू किया, एक ग्रुप जो शुरू हुआ था। वेन सून पोप ने इनको रिकग्नाइज कर लिया कि ये लेजिटिमाइज कर दिया कि ये हक पे हैं और ये सही है, यानी ये नाइट्स का ग्रुप बिल्कुल ठीक है। लोगों ने इनको डोनेशन देना शुरू कर दिए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गया इन मिडीवल वर्ल्ड। इवन दो इनके नाम के साथ नाइट्स लगा है, दे वर नॉट ओनली नाइट, ठीक है। और उसका मैं स्केल जरा समझा देता हूँ कि ये नाइट्स भी थे बहुत सारे इनमें जो क्रूसेड में लड़ते थे और क्रूसेडर्स के साथ थे, और लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम वर सोल्जर्स। इनके पीक दौर में टोटल 20,000 की इनकी तादाद थी। उन 20,000 में से टोटल 10% जो ये थे नाइट्स टेम्पलार, वो सोल्जर्स के तौर पे थे। द रेस्ट ऑफ देम वर नॉट सोल्जर्स। ये एक इंस्टीट्यूशन था, इसलिए मैं ये सिर्फ नाइट्स नहीं, इसलिए इनको मैंने इंस्टीट्यूशन का नाम दिया। और इन्होंने सबसे पहले एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज बनाई, और उस एंटरप्राइज में एक तो कुछ आपको इनकी इस तरह के नजर आएंगे, कुछ ये इस तरह के कपड़े भी पहनते थे और डिफरेंट तरह के, लेकिन ये क्रूसेडर स्टाइल ही थे इनके कपड़े, क्रूसेडर्स के साथ ये लड़ते भी रहते थे उनकी हेल्प करने के लिए जंग। लेकिन मेजरली इनका पार्ट एक और काम के लिए था। इन्होंने फाइनेंशियल एंटरप्राइज सेटअप की, और इन्होंने वहां पे सर्विस देना शुरू की डिफरेंट तरह की, जैसे ये किंग्स को लोन्स देते थे, उनको पैसे डिपॉजिट करने की इजाजत देते थे, सो ऑन। लेकिन इन्होंने एक जो बड़ी उस दौर के लिए बड़ी यूनिक सर्विस थी, इन्होंने वो सर्विस प्रोवाइड की कि आप जो पिलग्रिम जो थे ना, वो जब ट्रैवल करते थे, तो मैंने यह लूट मार होती थी, जो प्रोटेक्शन दे तो रहे थे इन बिल्ड को, लेकिन इन्होंने उसके साथ एक सर्विस भी प्रोवाइड करने लगी। उसमें ये था कि आपके पास सपोज गोल्ड है बहुत सारा, और आपने वो जेरूसलम लेके जाना, लेकिन आपको पता है रास्ते में खतरा है, शायद कोई पिलग्रिमेज में जो हिस्सा है मेरे साथ ही बंदा है जो कि चोरी ना कर ले। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि लंदन में सपोज हमारा इनका ऑफिस था, या इनका जो हेडक्वार्टर्स था, और एक जेरूसलम में था, डिफरेंट जगहों पे इनके स्टेशन बिल्ड हुए थे। तो आप वो अपने गोल्ड कॉइन्स देंगे उस लंदन हेडक्वार्टर्स में, और वो आपको बदले में एक स्लिप देंगे, एक नोट देंगे क्रेडिट का, जिसके ऊपर लिखा होगा कि नाइट्स टेम्पलर आपको इतने पैसे आपके उनके ऊपर हैं, आपके मतलब दे ओ यू दिस मच मनी। और फिर आप जेरूसलम जाएं पिलग्रिमेज करके, और जब जेरूसलम में जाएंगे तो आप वहाँ उनके हेडक्वार्टर वो पर्ची दिखाएंगे, और वो पढ़ेंगे, और वो आपको आपका गोल्ड दे देंगे। एक किस्म का एटीएम का सिस्टम, एक किस्म का इजी पैसे का सिस्टम, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दौर में। और जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ये बड़ा ही इनको फायदा बहुत हुआ उससे, क्योंकि हर बंदे के लिए बड़ा ही फायदेमंद था कि इन्होंने इतनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। और इनको कहा जाता है कि फर्स्ट ट्रू इंटरनेशनल बैंक इनको कहा जाता है, ये बन गए। ये इस लेवल का इंस्टीट्यूशन इनका बन गया, जो कि नाइट्स टेम्पलार थे। तो दे बिकेम द फर्स्ट, टेक्निकली और भी कुछ है, लेकिन इनको कहा जाता है कि पहला इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रॉपरली, जो दुनिया भर में चल रहा था, इन्होंने वो इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑब्वियसली मुसलमानों ने भी इससे पहले किया दैट, पर वो इंटरनेशनल नहीं हुआ था जब तक इस्लाम इंटरनेशनल पहुंचा नहीं था पूरी तरह यूरोप में, उस हिसाब से। अब इन्होंने जो काम किया, जो स्टार्ट किया था मैंने स्टोरी का, वो वहां पे मैं एक बात जरा क्लियर करूं कि मैंने कहा था कि इन्होंने क्या कहा था कि हमें टेम्पल माउंट के करीब रहने की इजाजत, ठीक है, हमें टेम्पल माउंट पे रहने की इजाजत, ये डील थी ना, और हम बदले में ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब कहा जाता है कि बहुत सारी थ्योरीज है कि नाइट टेम्पलर एकदम से ग्रुप ही आया, 7 बंदे आए थे टोटल जब ये नाइट्स आए थे, और ये फिर 20,000 हो गया इवेंचुअली। तो ये क्यों आए और इन्होंने ये डील क्यों की? कहानी तरह ये है कि हमें नहीं पता क्यों आए थे, लेकिन हमें काफी आइडिया हो चुका है ये आए क्यों थे। ये आए, और जब इन्होंने यहाँ पे हेडक्वार्टर्स बनाया तो इन्होंने एक और हरकत करना शुरू की। उन 7 लोग जो थे ना, जो टेम्पलर्स के थे, वो जाते थे रोज, और वो ना जो टेम्पल माउंट का जो एक एज है ना, मतलब उसकी पूरी साइड है सारे एरिया की, जहाँ पे वेस्ट वॉल है, जहाँ पे टेम्पल माउंट है, मस्जिद अक्सा और ये सारा इलाका, वहां पे बिल्कुल उस जोन के बाहर जाते थे, और वहां से खुदाई शुरू करते थे, और खुदाई करना इन्होंने शुरू, और वहां से खुदाई शुरू की बिल्कुल इसराइल जहाँ पे ना, वहां पे आउटसाइड इसराइल एक किस्म की खुदाई शुरू की टुवर्ड्स द टेम्पल माउंट, मस्जिद अक्सा की तरफ।
और ये टनल्स बिल्ड कर रहे हैं। इन्होंने टनल्स बिल्ड करते रहे और आखिरकार ये टनल्स जो है ना वो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल नीचे तक इन्होंने टनल बिल्ड कर दी। ये टनल आज भी है, लेकिन जॉर्डन ने इसराइल से एग्रीमेंट किया और उन्होंने वो सील करवा दी है। उनको खतरा है ऑब्वियसली कि ये मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा सकते हैं अब इसराइल, तो इसलिए उन्होंने वो ब्लॉक की हुई है। और आर्कियोलॉजिस्ट कभी उन टनल्स में पूरी तरह चेक नहीं करते कि वो क्या है और क्या हुआ। लेकिन वो टनल्स टेम्पलार्स ने छुप के खोदी थी। छुप के खोदी, पता था, आई थिंक मोस्ट लाइकली पता था। इतना बड़ा काम छुप के तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने, नोन था, अब ये नहीं पता था कि वजह क्या है। वजह दरअसल ये थी कि ये ताबूत सकीना की तलाश में थे, जिसको आर्क ऑफ द कवेनेंट कहा जाता है। ये ताबूत सकीना की तलाश में थे, और इस तरह के और सारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि उस दौर में ताबूत सकीना की तलाश में थे, और बाद में लेटर एजेस में भी आए जो उस ताबूत की तलाश में थे, क्योंकि उनको था कि वो पावर देता है, सो ऑन, जो उनके बिलीफ थे ज्यूज के और क्रिश्चियंस के। तो ये उसकी तलाश में थे। और इनको असल में स्टोरी क्योंकि मेजरली यही बताई जाती थी कि जब बेबीलोन से फौजें आई, उन्होंने पहला टेंपल तबाह किया है, तो यहूदियों ने डेस्परेशन में ये किया कि उन्होंने कोई मस्जिद अक्सा की जगह, तब वहाँ उनकी कहानी के मुताबिक फर्स्ट टेंपल था, तो उन्होंने फर्स्ट टेंपल के बिल्कुल सेंटर में जो जगह थी ना, वहाँ पे ताबूत फेंका और उसको मिट्टी के अंदर बेसिकली गाड़ दिया और उसके ऊपर मतलब उसको दफन कर दिया एक किस्म का। तो उसको बेसिकली फर्स्ट टेंपल फिर तबाह हो गया और वो लेवल हो गया। और बेबीलोन में वो जब मैंने बताया था बहुत देर पहले कि जब रिकॉर्ड्स मिले तो बेबीलोन में कोई ताबूत का जिक्र नहीं था। तो ताबूत था ही नहीं। तो यही भी कहा गया कि वो टेम्पल में नहीं था, पता ही नहीं चला। तो एक कहानी उसकी ये थी ताबूत की, कि ताबूत जो है ना वो बिल्कुल मस्जिद अक्सा के नीचे। तो टेम्पलर जो थे वो ताबूत की तलाश में थे, लेकिन जब ये नीचे पहुंचे तो उनको कोई ताबूत वहां नहीं मिला, और वो कहानी फेक थी एक किस्म की। लेकिन इनको कुछ और जरूर वहां मिला, बिकॉज इसके बाद एक और चीज हुई। दे गो बैक टू यूरोप इवेंचुअली, क्योंकि सलाउद्दीन यूबी आ गए 90 साल बाद, और उन्होंने इनको फौरन हटा दिया ऑब्वियसली मक्का के पास, और ये चले गए। ये जब चले गए तो ये यूरोप गए, और उन्होंने यूरोप में जाके चीज की। यूरोप में जो चर्चेस जो बिल्ड होते थे ना, वो बड़े ही छोटे स्ट्रक्चर्स बिल्ड होते थे अभी तक, जो रोमन स्टाइल के थे या बैजेंटीन स्टाइल के थे। एकदम यूरोप में एक नया ट्रेंड आया गॉथिक चर्चेस का। गॉथिक चर्चेस अगर आप सर्च करेंगे, वो बड़े बड़े कैथीड्रल्स हैं, बड़े बड़े चर्चेस हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैंने पहले भी दिखाई थी जब मैं गोल्डन एज की बात कर रहा था, कि मिडीवल कैथीड्रल्स जो थे वो बड़ी देर लगती थी बनाने में, लेकिन ये इतने जाइगेंटिक और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कैथीड्रल्स बिल्ड होते थे मिडीवल दौर में, जो ये क्रूसेड इन्होंने बिल्ड किए थे, जो बिल्ड होना शुरू हो गए। तो यूरोप में एकदम से ये मर्ज हुई, और कभी नहीं किसी को पता चला कि क्यों एकदम से यूरोप में चर्च बिल्डिंग और बिल्डिंग्स का स्टाइल एकदम से चेंज हुआ और एक गॉथिक स्टाइल आ गया। तो बात ये थ्योरी ये है, क्योंकि अभी थोड़ी थ्योरी के जोन में चले जाते हैं, क्योंकि अभी कंफर्म तो हमें कभी नहीं पता चला अभी तक, पर काफी एविडेंस ये है कि जो ये टेम्पलर्स है, जब इन्होंने खुदाई की ना, तो इनको मस्जिद अक्सा के नीचे कुछ स्क्रिप्ट्स मिली पुरानी कंस्ट्रक्शन के बारे में। शायद वो फर्स्ट टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के बारे में थी, शायद वो कुछ और चीजों के बारे में थी। जो भी था, इनको वो पता चला, और एकदम से जब इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ट्रांसलेट किया, जो भी किया, वो इन्होंने फिर यूज की यूरोप के ऊपर, और इन्होंने यूरोप में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे। तो यूरोप में एकदम से जो बड़ी बिल्डिंग्स का आइडिया हुआ एकदम मिडीवल और मिडिल एजेस के अंदर, वो टेम्पलर्स के थ्रू आया, जिन्होंने खुदाई की। तो वो कहते हैं कि खुदाई में इनको कुछ पता चला, जो इन्होंने इनका राज, अलबत्ता ये हुआ। और ये फिर आउटसाइड यूरोप काम, और यूरोप में काम करने लग पड़े। जेरूसलम तो ये वापस नहीं गए, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस बैंकिंग चलाते रहे, और अपना नाइट्स का ऑर्डर भी चलाते रहे अनटिल रफली 1300। ठीक है, 1300 तक ये चलाते रहे, क्योंकि आए हैं 1190, सॉरी 11 आपके 1119 में ये आए थे, और ये चलाते रहे काम अपना 1300 तक, तो 2 सेंचुरी ये काम करते रहे। अभी डिफरेंट जगहों पे ताबूत की तलाश में थे, ये तो काफी क्लियर है। फिर एकदम एक ड्रामा हुआ पूरा एक हिस्ट्री में। किंग फिलिप, मैंने पहले भी बात की है, वो फिलिप और था, ये किंग फिलिप द फोर्थ था, फ्रांस का किंग उस दौर का। और इसने बहुत सारा इसके ऊपर वो करता था, ये मनी डेब्ट चढ़ गया इसके ऊपर, जो इसने वॉर्स के लिए लिया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड वॉर्स के लिए लिया था इंग्लैंड के खिलाफ जो जंगें लड़नी थी, और ये सारा इसने जो पैसे थे, ये इसने नाइट्स टेम्पलार से लिए थे, क्योंकि वो बैंकिंग थी उस टाइम, मेजर सिस्टम था, तो उनसे लिए थे। तो जब इसने डिसाइड किया कि इसको कोई पैसे उतारने का इसको कोई ऑप्शन नहीं था ना, इसके पास कोई वे था, तो इसने डिसाइड किया कि क्यों ना उन लोगों को जिनको मैंने पैसे देने हैं, मैं उनको अरेस्ट करता हूँ, मेरे पास पावर तो है, तो मैं उनको अरेस्ट करता हूँ, और मैं उनके सारे एसेट्स जो है अपने अंडर सीज कर लेता हूँ, और मैं उनको उनके ऊपर इल्जाम लगा कर उनको खत्म कर देता हूँ। टिपिकल कहानी ये है। और इसने फ्राइडे फ्राइडे द 1307 में इसने सारे नाइट्स टेम्पलर को, जो जो यूरोप में उस टाइम मौजूद थे, जितने हो सकते थे, वो इसने कैप्चर किया। उनके ग्रैंड मास्टर जो ये आदमी है, इसको भी इसने पकड़ लिया, जो नाइट्स टेम्पलर का था। और इसने सारे नाइट्स टेम्पलर को 1307 में कैप्चर कर लिया। कैप्चर करके कुछ जगहों पे बाद में बताता हूँ, बल्कि
उसने कैप्चर किए और इसने उनके खिलाफ केस किया, उनके एसेट्स छीने, और 1314 में 7 साल बाद इसने सारे टेम्पलर्स जितने इसने पकड़े थे सारों को मरवा दिया। फिलिप ने और पोप ने मिलकर, पोप ने भी फतवा दे दिया इनके खिलाफ, इनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया टेम्पलर्स को, कहा कि ये हीथन्स हैं, ये काफिर हैं, ये हैं ही नहीं क्रिश्चियन। और इनको एकदम से इनके खिलाफ ये शुरू हुआ, यूरोप के अंदर जो इतने पॉपुलर थे उनके खिलाफ एकदम काम शुरू हुआ। और 1314 में एक एक टेम्पलर जहां जहां मिला यूरोप में उसको पकड़ पकड़ के मारा इन्होंने, और उनको स्टेक्स पे चढ़ा के जला दिया और आग लगा दी और बर्न करना शुरू किया। ये फोटो में भी नजर आ रहा होगा कि वो आग लगा रहे हैं और ये टेम्पलर्स मरतेगा इस तरह। तो इन्होंने मतलब ये इस एक्सट्रीम लेवल की दुश्मनी इन्होंने पैदा कर ली। अब हुआ ये कि सारी जगहों पे ये नहीं मरे, कुछ जगह हैं आई थिंक मैं कंफर्म बाद में करके बताऊंगा कि स्कॉटलैंड डेनमार्क के 2-3 जगह जहाँ के किंग्स ने ना इनको प्रोटेक्शन दे दी, तो ये सारी जगहों पे मरे नहीं ये टेम्पलर्स। तो ये क्लियर है कि सारे नहीं मरे, लेकिन मेजर तादाद उनकी मेजोरिटी मर चुकी थी। जो बचे वो गायब हो गए, वो गायब हो गए, वो एक किस्म के सीक्रेसी में चले गए। और उसके बाद फिर मिस्ट्री शुरू हो गई कि कहाँ गए सारे, ये जिंदा तो थे। फिर लोगों ने फिर डिफरेंट स्टोरीज बनी, डिफरेंट आइडियाज मर्ज हुए कि जो इल्यूमिनाटी थी वो फिर नाइट्स टेम्पलर से निकले, फ्री मेसन जो थे वो भी नाइट्स टेम्पलर के ही एवोल्यूशन था। जो नाइट्स टेम्पलर बचे उन्होंने फ्री मेसनरी स्टार्ट की। फिर बहुत सारी स्टोरीज हैं कि इन्होंने क्या छुप के किया, लेकिन ये छुप के कुछ कर तो रहे थे बाद में काम, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इतना क्लियर है। यहाँ क्या गया वो फिर थ्योरी है, मिस्ट्री है हिस्ट्री की जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारे लिए जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि फिलिप द फोर्थ ने जो हरकत की और पोप ने जिस एक्सट्रीम गुस्से में इनको एक्सकम्युनिकेट किया, वो एकदम से सिर्फ इस हिस्ट्री तो कहती है इतना ही मसला हुआ था कि डेप्ट चढ़े थे और उसने कहा कि मैं साजिश करके इनको फंसा देता हूँ। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इस लेवल की बगावत करके इनको मरवाना और इनको खत्म करना इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, और पोप भी इतना राजी हो जाए और वो भी तैयार हो जाए करने के लिए, और किंग भी और लोग भी मान जाए, तो उसके लिए कोई बड़ा रीजन चाहिए। ये इतना छोटा रीजन नहीं हो सकता कि वो साजिश थी फिलिप। तो उसमें कहानी ये है पीछे कि इन्होंने ये जब मस्जिद अक्सा से निकल आए तो इन्होंने ताबूत की तलाश नहीं छोड़ी। ये डिफरेंट जगहों पे ताबूत की तलाश इसके बावजूद कर रहे थे। और स्टोरी बाद में सुनाऊंगा पूरी के ताबूत की तलाश के कहाँ पहुंच गए थे वो किसी और दिन, लेकिन इतना बता देता हूँ कि इनको ताबूत तकरीबन मिल गया था और ये ताबूत चोरी करने लगे। जहां जो क्लेम किया जाता है ना ताबूत आज है, ये वहां तक पहुंच गए थे। वहां के किंग ने लेटर लिखा था फिलिप और पोप को कि ये चोरी करने लगे ताबूत और इनको रोको। और फिलिप और फिर पोप ने मिलकर प्लान बनाया कि इनको एक एक करके पकड़ के सारों को मारेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया था ताबूत के बारे में और ये उसकी ये करीब पहुंच गए थे उसकी, और ये अपने लिए चाहते थे, ये जो भी करना चाहते थे, तो इसलिए इनको पकड़ के मारा। तो स्टोरी ये भी है कि ताबूत के करीब पहुंच गए थे इसलिए इनको मार दिया गया और इनको इसलिए खत्म किया गया, वरना इतना एक्सट्रीम वायलेंस इतने बड़ा रिलीजियस रीजन नहीं हो सकता कि पोप भी इनके खिलाफ हो गया, किंग भी इनके खिलाफ हो गया। अदरवाइज कोई इतने छोटे रीजन पे नहीं कि ओ इन्होंने डेप्ट चढ़े हुए थे तो पोप फिलिप ने साजिश की और इनको मार दिया। तो सिर्फ ये नहीं था, डेप्ट वाला भी चक्कर था, लेकिन पीछे ये एक और स्टोरी भी चल रही थी जिसकी डिटेल इंशाल्लाह सम टाइम लेटर मैं कोट करूंगा, क्योंकि मैं अभी खुद बुक पढ़ रहा हूँ तो मैंने जितनी थी सीखा है वो मैंने उतना बता दिया। आगे मैं इंशाल्लाह जब और पढ़ूंगा तो मैं आपको और डिटेल में कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पे नाइट्स टेम्पलर खत्म हो गए, उनके बारे में बाकी स्टोरी जो है वो अभी तक मिस्ट्री में है, और ये वन ऑफ दोज प्लेयर्स हैं हिस्ट्री के जिनकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई कि किधर गए, क्या हुआ और ये क्या कर रहे थे, या इनका मेन मोटिव क्या था। लेकिन काफी हद तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये कौन थे और ये क्या करने आए थे वहां। तो और ये हमारा क्रूसेड्स कवर हो गई हैं और हमारा नाइट्स टेम्पलार कवर हो गए हैं, जो हिस्ट्री की दो बड़ी फैक्शंस थी और दो बड़े दौरों के अंदर काम हो रहे थे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस्लाम का स्प्रेड अफ्रीका में पढ़ेंगे।